देश के 14वें राष्ट्रपति का ऐलान आज होगा। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले संसद का बैलेट बॉक्स खोला जाएगा। उसके बाद 31 विधानसभाओं के वोटों की गिनती होगी। 8 राउंड की गिनती के बाद चुनाव आयोग शाम 5 बजे नतीजों का औपचारिक ऐलान करेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 जुलाई को 99% वोटिंग हुई थी। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच है। कोविंद का पलड़ा भारी है। देखना है कि जीत का अंतर क्या होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बड़ा झटका और भारतीय कूटनीति को बड़ी जीत मिली है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। उसने आतंकियों को फलने फूलने की खुली छूट दे रखी है और आतंकवाद से खुद लड़ने का पाकिस्तान का दावा महज एक नाटक है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी सालाना कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म में पहली बार पाकिस्तान पर इतनी सख्त टिप्पणी की। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने, ट्रेनिंग करने, संगठित होने और फंड जुटाने की छूट मिली हुई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस में पाकिस्तान की हिस्सेदारी को भी नाटक बताया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, जबकि ये संगठन वहां अमेरिकी ठिकानों और अफगान अफसरों पर हमले करते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में पठानकोट हमले और भारत में अलकायदा और आईएसआईएस के बढ़ते खतरे का भी जिक्र है। पाकिस्तान पर अमेरिकी रिपोर्ट को पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रिपोर्ट से पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर भारत का दावा और पुख्ता हुआ है। उत्तरी कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का विशेष ऑपरेशन जारी है। बांदीपुरा और कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में विशेष पैरा कमांडो की भी मदद ली जा रही है। गुरेज सेक्टर के कंजलवान इलाके से सटी एलओसी के रास्ते मंगलवार की सुबह 5 से 6 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। ये कोशिश सुबह 5 बजे के करीब हुई थी। 36 राष्ट्रीय राइफल्स ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन बाकी हाथ नहीं लग पाए। दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने और एलओसी से सटे गांवों को निशाना बनाए जाने के बाद नौशेरा, बालाकोट, शाहपुर और सब्जियां में करीब 100 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मंगलवार को सेना ने पाकिस्तानी गोलाबारी में फंसे 3 स्कूलों से 250 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाला था। सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के उकसाने वाली कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा ने मोस्ट वांटेड आतंकी अबू दुजाना को हटाकर अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकी अबू इस्माइल को टॉप कमांडर बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा ने खुद को आतंकियों का सरगना साबित करने की कोशिश कर रहे अबू दुजाना को संगठन से बाहर कर दिया है। अबू इस्माइल पिछले कुछ महीनों में लश्कर के सभी आतंकी हमलों में शामिल रहा है। अनंतनाग में उसने 3 आतंकियों के साथ मिलकर अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला किया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अबू दुजाना जाकिर मूसा के संपर्क में है। दोनों ही सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में है। अबू दुजाना पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उसे आतंकियों की A+ कैटेगरी में रखा गया है। दुजाना को इसी हफ्ते पुलवामा में सुरक्षा बलों ने घेरा था, लेकिन वो बच निकला था। मई में भी पुलवामा के हकीरीपोरा में उसे घेरा गया था। उसको लश्कर ने निकाला है या नहीं निकाला है वो अभी पूरा ऑथेंटिक नहीं, बट यस, अटायर ही हैज चेंज्ड टू सम एक्सटेंट, बट दैट डजंट मैटर फॉर अस। ही इज अ मिलिटेंट, ही इज अ मिलिटेंट। सिक्किम बॉर्डर पर भारत से तनातनी के बीच चीन ने तिब्बत में हजारों टन हथियार जमा कर लिए हैं। ये खुलासा खुद चीनी सेना के मुखपत्र PLA डेली ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी आर्मी ने तिब्बत में जून आखिर से हथियार जुटाने शुरू कर दिए थे। भारत से जुड़े सीमा विवादों को देखने वाली चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने उत्तरी तिब्बत की कुनलुन पहाड़ी पर यह सारा असला जमा किया है। सड़क और ट्रेन से अब भी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। चीन की इस हरकत के पीछे डोकलाम में भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है, जहां महीने भर से दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। विदेश सचिव S जयशंकर ने 2 दिन पहले ही संसदीय समिति को डोकलाम का ब्यौरा दिया था। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव ने टकराव के हालात का जिक्र नहीं किया था।
पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सभी बीजेपी सांसदों को आज नाश्ते पर बुलाया है। ये मुलाकात सुबह 9 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी यूपी के पार्टी सांसदों से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज पर फीडबैक लेंगे। पीएम मोदी को मिलाकर यूपी से बीजेपी के 71 सांसद हैं। पीएम अपने सांसदों से यूपी में केंद्र की योजनाओं के अमल को लेकर भी चर्चा करेंगे, शिकायतें सुनेंगे, सुझाव भी देंगे। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी रहेंगे। यूपी में अखिलेश सरकार के 5 साल में हुई 25,000 से ज्यादा भर्तियों पर तलवार लटक गई है। योगी सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने इसकी घोषणा विधानसभा में बजट चर्चा पर जवाब देते हुए की। उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश को इशारों में चेतावनी दी। यूपी पीसीएस की 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की हम सीबीआई से जांच कराने जा रहे हैं। आप लोगों ने छला है प्रदेश को। यूपी पीएससी में पीसीएस के 3000 पदों पर डॉक्टरों, प्रोफेसरों की सीधी भर्ती को लेकर 700 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल हैं। यूपी पीएससी के पूर्व चेयरमैन अनिल यादव पहले से जांच के घेरे में है। सीएम योगी ने यूपी में 3 लाख पुलिस वालों की भर्ती करने का भी ऐलान किया। साथ ही मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर करने की भी घोषणा की है। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच आज भी सुनवाई करेगी। आज केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। पहले दिन की सुनवाई में संवैधानिक बेंच ने पूछा, क्या राइट टू प्राइवेसी का मतलब अकेले छोड़ दिए जाने का अधिकार है? कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की। कहा, बैंक ने लोन देने के लिए निजी ब्यौरे मांगे हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये बिग डेटा का दौर है। निजता का अधिकार इतना नहीं हो सकता कि सरकार को कानून बनाने से रोक दे। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता हमारे संविधान का मूलभूत मूल्य है। क्या निजता के बगैर स्वतंत्रता हो सकती है? याचिकाकर्ता ने आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट और आंखों के स्कैन को निजता का हनन बताते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती दी है। सरकार पहले भी कोर्ट में कह चुकी है कि राइट टू प्राइवेसी सामान्य कानून है, ये मूलभूत अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम को समन जारी किया है। कार्ति को पूछताछ के लिए 21 जुलाई को सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया है। सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम को जून में भी तलब किया था, लेकिन तब उन्होंने पेश होने के लिए और वक्त मांगा था। सीबीआई को कार्ति चिदम्बरम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB मंजूरी से जुड़े मामले में पूछताछ करनी है। मामला तब का है जब पी चिदम्बरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। मॉरिशस से धन हासिल करने के लिए मीडिया ग्रुप आईएनएक्स मीडिया को ये मंजूरी दी गई थी। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पीटा मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी चलाते थे। पी चिदम्बरम ने इस मामले में सरकार पर उनके बेटे को जबरन घेरने और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम ब्रिटेन के अभियोजन अधिकारियों को माल्या के खिलाफ सबूत देगी। पिछले महीने माल्या के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट भी ब्रिटेन के अधिकारियों को सौंपी जाएगी। ईडी के कानूनी सलाहकार माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े आरोपों की भी जानकारी देंगे। प्रवर्तन निदेशालय फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस, आयरलैंड और यूएई जैसे देशों से भी माल्या के खिलाफ जांच में सहयोग करने की अपील करेगा।